नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं या देख रहे हैं, अगर वो पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन्हें लाइक करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के वीडियोस आपके समक्ष समय-समय पर आते रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जजमेंट लेकर आ रहा हूँ माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की। ये जजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्वेश्चन के लिए। अगर 498 का केस पेंडिंग पड़ा हुआ है और अभी चार्जेस फ्रेम हो गए हैं या फिर अभी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स इतनी नहीं हुई है या कंप्लेंट की स्टेज पे ही है, तो ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की। इसमें हरासमेंट की जो डेफिनेशन को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो दोस्तों, इस जजमेंट शुरुआत होने से पहले थोड़ी-सी बात बताना चाहूँगा। देखिए, इससे पहले एक मैंने जजमेंट डिस्कस की थी सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट का भी उल्लेख किया है अपनी ऑर्डर के अंदर। सवित्री देवी वर्सेस रमेश चंद की जो जजमेंट है, ये जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ इस वीडियो में। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट के ऊपर भी अपील डाली गई थी, लेकिन वो जो अपील थी वो डिसमिस हो गई थी। और लेकिन इस जजमेंट में जो बात बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, उसमें माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ कमेंट्स किए थे 23 पैराग्राफ से लेके 32 पैराग्राफ से। अगर आपने मेरा वीडियो पिछला देखा है, सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट जिसमें डिस्कस की है, अगर नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ नीचे। और उसमें क्या बताया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो पैरा नंबर 23 से लेकर 32 जो जजमेंट का डिस्कस किया है, वो हाई कोर्ट को वो मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसअप्रूव करती है, क्योंकि ये सारी ऑब्जर्वेशन जो है सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में करने ठीक है कहने के लिए, लेकिन दिल्ली हाई माननीय उच्च न्यायालय को ये अपनी जजमेंट में अवॉइड करना चाहिए था। क्योंकि व्यूज जो बताए गए हैं वो लेजिस्लेटिव मेजर्स को और विजडम को टच कर रहे हैं, जो कि माननीय हाई कोर्ट जो न्यायाधीश महोदय हैं उनको तो थोड़ा सा इस पे देखना चाहिए था। तो खैर, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। तो दोस्तों, पहले भी कई जजमेंट्स आई हैं, इसके बाद भी जजमेंट्स कई आई हैं। अनिश कुमार की वर्सेस यूनियन ऑफ अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जो जजमेंट है, और एक राकेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट है। इसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस दी हैं अबाउट द मिसयूज ऑफ 498 के ऊपर। अब यहाँ तक कि राकेश शर्मा की जो जजमेंट थी, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो गाइडलाइंस तक बना दी थी, लेकिन बाद में कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ। कुछ एडिटोरियल कॉलम्स लीडिंग न्यूज़पेपर्स पे जजमेंट का क्रिटिसिज्म भी हुआ। और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो 3 बेंच थी, एक रिट पिटीशन सुनी गई थी, जिसमें रिट पिटीशन में एक ऑर्डर पास हुआ जो कि 2 बेंच की जो जजमेंट को कोई गाइडलाइंस को मॉडिफाई कर दिया। तो दोस्तों, ये एक सुप्रीम कोर्ट माननीय जो उच्चतम सर्वोत्तम न्यायालय है, वो उनका डायरेक्शंस में ये बताया गया, अपनी जजमेंट में ये बताया गया कि जो कानून जो बनाया जा रहा है 498 का, अगर वो अब्यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए। तो और इसलिए हर का मतलब जो अल्ट्रा वायरस है अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो कानून अब्यूज हो रहा है, तो ये कहना गलत होगा। और इसलिए और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में कहा है कि कोर्ट्स का काम नहीं है कानून बनाना, ये सब लेजिस्लेचर को अपन देखना है कि क्या इसके जो अब्यूज को रोकने के क्या पर्याप्त तरीके बनाए जा सकते हैं। ये बात भी देखी है कि 497 आईपीसी अडल्ट्री को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, मतलब स्ट्राइक डाउन कर दिया था इंडियन पीनल कोड से। लेकिन उस जजमेंट में क्या लिखा था क्या नहीं था, उसको एक कभी के वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन हम कोई इस पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे हैं कि 497 को क्यों स्ट्राइक डाउन कर दिया था। उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे अगर लेकिन जजमेंट काफ़ी लंबी थी तो उस पर
देखेंगे कि उसमें भी क्या ऐसे लीगल ग्राउंड्स उठाए थे जिसकी वजह से 497 आईपीसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन 498 को अभी तक यही कहा गया है कि ये एक अब्यूज बेशक हो रहा है, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो खैर, अब हम इस केस के टॉपिक पे आते हैं। जो हम बताने जा रहे हैं कि हरासमेंट जो कोई डेफिनेशन है माननीय उच्चतम न्यायालय मध्य दिल्ली, माननीय जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है दिल्ली में, एक इसको हरासमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया था, और ये जजमेंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस जजमेंट पे एंड तक जरूर देखिए, इसमें क्या बताया गया है देखिए। तो पहले ये चीज थी, देखिए ये जो जजमेंट है डाउनलोड की है, एक किसी प्राइवेट वेबसाइट से डाउनलोड की है। कोशिश कीजिए इसकी आप जो है एग्जैक्ट जो मतलब जो जर्नल से लीजिए, या फिर अगर हो सके कोई सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें कोई जो केस नंबर है वो मेंशन नहीं है इस जजमेंट में। इसलिए प्राइवेट वेबसाइट से जजमेंट्स को डाउनलोड करने में कोशिश परहेज कीजिए। हो सके कि माननीय अगर सर्टिफाइड कॉपी मिल जाए वो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट है उनमें से डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर केस नंबर नहीं लिखा है। ये सबसे बड़ा मतलब सबसे जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है। लेकिन यहाँ साइटेशन लिख रखी है 2003 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2759। इस साइटेशन को आप सर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं दिल्ली लॉ टाइम्स की है, इसमें भी आप देख सकते हैं डीएमसी की है और डीआरजे की है। तो ये साइटेशन जरूर दे रखी है। लेकिन सुशील कुमार की जो जजमेंट थी उसमें मेंशन किया हुआ था ये क्रिमिनल रिवीजन थी 462/2002। अगर ये क्योंकि फैक्ट्स जो थे इसको क्रॉस चेक किया गया है, इसी जजमेंट का ही उल्लेख किया गया है सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट थी, और केस टाइटल भी इसे मैच कर रहा है, सावित्री देवी वर्सेस रमेश चंद्र एंड अदर्स। तो यहाँ पर भी ये देखिए सावित्री देवी वर्सेस रमेश चंद्र एंड अदर्स जजमेंट, चूंकि 19 मई 2003 को की डेट लिखी गई है, इसको भी आप अच्छे से क्रॉस चेक कीजिए। लेकिन ये जजमेंट में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल है अगर आप इसका ठीक से देखेंगे तो देखिए दोस्तों, ये बताया गया था कि एक पिटीशन जो फाइल की गई थी वाइफ की साइड से अगेंस्ट जो ऑर्डर जो पास किया गया था 13/3/2002 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में, मतलब ये दिल्ली का ही केस था, उसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने साहिबा ने एक ऑर्डर दिया था। उस ऑर्डर के अगेंस्ट ये रिवीजन क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल की गई थी। अब क्या था उसमें ये बताया था कि जो 406 का जो केस है, माननीय जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहिबा ने जो केस लिखाया था कि 406 का जो केस है सिर्फ हस्बैंड पे लगेगा। जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ डाउरी एंड स्त्री धन का जो केस है वो सिर्फ हस्बैंड पे लगेगा, और अपने जो चार्जेस जो फ्रेम किए थे जिसमें फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को एक्सोनरेट कर दिया था, मींस डिस्चार्ज कर दिया था केसेस से, और एंड हर अनमैरिड सिस्टर इन लॉ। तो ये सब लोगों को उनके जो परिवार के थे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड हर अनमैरिड सिस्टर इन लॉ को डिस्चार्ज कर दिया था 400 और मतलब 406 के धारा से और 498 से भी। और सिर्फ जो केस था ये बताया 498 का सिर्फ हस्बैंड पे चलेगा, और सॉरी ये लिखा है कि फ्रेम्ड अगेंस्ट द हस्बैंड एंड फादर इन लॉ और हस्बैंड के ऊपर चलेगा सिर्फ 498 का केस, और 406 का केस सिर्फ जो है वो हस्बैंड पे चलेगा। बाकी सारे फैमिली मेंबर्स थे उनको डिस्चार्ज कर दिया था। तो दोस्तों, तो अगर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जितनी भी कोर्ट्स हैं पूरे हमारे भारत में, अगर वो चार्जेस मैकेनिकली ना फ्रेम करें तो अगर ठीक से अगर उनको चार्ज फ्रेम करते समय जी इंग्रेडिएंट्स में सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर मैकेनिकल मैनर में ना करें तो काफी केसेस को लोअर लेवल पे ही रोका जा सकता है। अगर मतलब जो अननेसेसरी जो ट्रायल फेस कर रहे हैं आज की डेट में सिर्फ मैकेनिकल मैनर पे केस लगा दिया गया है, तो वो उस पे काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है अगर एप्लीकेशन ऑफ माइंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है लोअर कोर्ट्स के अगर ठीक से अगर फ्रेम करते समय मैकेनिकल मैनर पे ना फ्रेम करें तो जैसा इस केस में देखा गया कि यहाँ डिस्चार्ज कर दिया गया
जो मदर इन लॉ मतलब जो थे फैमिली मेंबर्स थे, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को 406 से एक्सोनरेट कर दिया। बाकी जितने भी रिलेटिव्स थे उनको भी 498 से डिस्चार्ज कर दिया। तो अगर ये सारी ऑब्जर्वेशन दूसरी भी भारत की जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं करें तो काफी जो ट्रायल है, जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो 10-10 8-8 10-10 फैमिली मेंबर्स फेस कर रहे हैं, तो उस पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल की गई अगेंस्ट ऑर्डर के ऊपर, जिसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहिबा ने केस को मतलब उनको एक्सोनरेट कर दिया। उस ऑर्डर के ऊपर रिवीजन पिटीशन माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के सामने डाली गई। आगे देखिए आगे क्या बताया फिर। एलिगेशंस लिखी हुई थी कि कहा कि फादर इन लॉ, हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ के ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशंस थी कि डाउरी आर्टिकल्स लाए नहीं है और अनहैप्पी थे, और पर्सनल एलिगेशंस थी। और साथ में ये भी लिखा कि वाइफ ऑफ ब्रदर इन लॉ, जिसमें उनको क्लोथ्स पसंद नहीं आए थे शादी के समय, और जो एंड मिस रिप्रेजेंट इफ, अगर साथ में टॉन्ट्स भी लिखाए गए थे कि अगर कुछ शादी अगर किसी दूसरे मेंबर से की जाती तो ज्यादा डॉवरी आती। इस तरह की कुछ एलिगेशंस हैं। हम एलिगेशंस के डिटेल में नहीं जाते, बस लीगल पॉइंट्स पे जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है केस के आगे क्वेश्चन में काम आएंगे। तो एलिगेशंस थी वो थी फादर, हस्बैंड ऑफ फादर इन लॉ के ऊपर थी, कोई एलिगेशंस थी नहीं थी रिलेटिव्स के ऊपर। तो देखिए उस अगर ये प्राइम फेशिया ऐसे ही लग रहा है कि केस एलिगेशन ना होने की वजह से ही जो है नीचे की जो सबऑर्डिनेट कोर्ट थी, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट थी, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था कि स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं थी। अब कंटेंशन ये थी कि अगला पैराग्राफ 4 में ये बताया है कि कंटेंशन ये थी पिटिशनर की कि नॉन एक्सेप्टेंस मींस जो रिवीजन जिन्होंने पिटीशन फाली उनकी कंटेंशन ये थी कि नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट आर्टिकल्स, और क्या कहते हैं, और जो कि रिस्पोंडेंट ने नहीं लिए, और अदर टेंट अमाउंट्स टू हरासमेंट एज एंड क्रूरटी डिफाइंड है 498 की जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैच कर रहे हैं। मेन कंटेंशन यही थी कि नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट आइटम्स बाय द रिस्पोंडेंट्स एंड अदर्स टेंट अमाउंट्स टू हरासमेंट एंड क्रूरटी एज डिफाइंड इन 498। अब माननीय कोर्ट ने डिफाइन किया 498 किसे कहते हैं, वो सारी डेफिनेशन लिखी, उसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। क्रूरटी को डिफाइन की, क्रूरटी को समझा कि क्या होता है कि विलफुल कंडक्ट होती है जिसकी वजह से वुमेन लाइकली टू ड्राइव टू कमिट सुसाइड। ये चीज बताई है कि विलफुल कंडक्ट है जो क्रूरटी का, जिसकी वजह से वुमेन को इंजरी हो, और विलफुल यानी कंडक्ट हो जिसकी वजह से डेंजर हो लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ और फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बताया गया है। ये क्रूरटी की डेफिनेशन को, इंग्रेडिएंट्स को इन्होंने एनालाइज किया है। और अब उन्होंने बताया कि हरासमेंट की जो एक, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेनेशन बी पढ़ेंगे 498 का भी, तो उसमें एक हरासमेंट की भी डेफिनेशन लिखी है। ये देखिए हरासमेंट ऑफ द वुमेन। एक तो क्रूरटी का डिफाइंड डेफिनेशन है कि डायरेक्टली लाइकली द वुमेन टू कमिट सुसाइड, तो ये तो क्रूरटी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है जिसकी वजह से इंजरी हो या फिर मेंटल हेल्थ और हरासमेंट को डैमेज हो, तो ये सारी क्रूरटी की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ नेचर विच लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड और टू गिव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, limb or health whether physical or mental of the woman। अब दूसरी पोर्शन में हरासमेंट को डेफिनेशन किया गया, हरासमेंट ऑफ द वुमेन। अब आप देखिए हरासमेंट के बारे में क्या लिखा गया है। हरासमेंट इज कंसर्न, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रूरटी एंड इज पनिशेबल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब उसके ऊपर हरासमेंट के ऊपर डेफिनेशन पे क्या बताया उन्होंने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने, वेदर द हरासमेंट ऑफ वुमन इज with the view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security, or where the harassment is of nature or of account of failure by her or any person related to her to meet such demand। अब फिर आगे पैरा नंबर 8 पे आए, उन्होंने कहा कि एवरी क्रूरटी और हरासमेंट जो है वो क्रिमिनल कल्पेबिलिटी और जो 498 के जो सेक्शंस को जो नाइदर साथ में लिखा, इट इज अपीरेंट नाइदर एवरी क्रूरटी और नॉर एवरी हरासमेंट हैज द एलिमेंट। हर क्रूरटी और हर हरासमेंट की कोई कल्पेबिलिटी नहीं होती कि फॉर सेक्शन 498 की प्रोविजंस को अट्रैक्ट करें। अब यहाँ पे बताया कि देयर इज नो प्रॉब्लम वेयर देयर इज अ फिजिकल वायलेंस एंड इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरी व्हिच लाइकली टू ड्राइव द वुमन which likely to cause grave injury to the life, limb and the health। in such cases facts जो हैं वो अपने आप speaks होते हैं
तो फिर इंग्लिश लॉ को थोड़ा डिस्कस किया है, अब इसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाते। आगे हरासमेंट के ऊपर हम जनरली जाएंगे, यहाँ पे जजमेंट्स के ऊपर डिस्कस किया है जो सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो आगे चल बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखिए डिवोर्स के केस था, उसमें हिंदू एचएमए के जितने भी केस है उसमें मेंटल क्रूएल्टी को डिफाइन किया था। यहाँ पर भी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने मेंटल क्रूएल्टी की डेफिनेशन को कोट किया कि वी भगत वर्सेस एम मिसेस डी भगत के केस में मेंटल क्रूएल्टी की क्या डेफिनेशन थी वो यहाँ डिस्कस किया है यहाँ पे। आगे फिर आगे देखिए, आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे पैरा नंबर 15 पे देखिए क्या बोला है कि इंटेंशन टू कॉज injury is not an essential ingredient, may had lead to actual intention or knowledge to the part of the spouse or to actual probable effect whether it would cause to injury or mental health. Again, acts or conduct should be judged from angle of a person possessing ordinary intellectual capabilities. ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया कि ये क्रूल्टी हुई है, हरासमेंट हुई है। कहते हैं कि जो एक्ट्स हैं या कंडक्ट हैं जो भी अक्यूज पर्सन के ऊपर लगाए जा रहे हैं उसको जज करना पड़ेगा फ्रॉम एंगल ऑफ ए पर्सन possessing ordinary intellectual capability, जिसकी ordinary intellectual capability है उस एंगल से जज करना पड़ेगा, ना कि बहुत ज्यादा exaggerate करके कोई चलेगा जाको ओवर पोजेसिव होके। एक नॉर्मल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वाला पर्सन की एंगल से देखना पड़ेगा कि जो एक्ट और जो कंडक्ट जो बताया जा रहा है उसके ऊपर, जो अक्यूज पर्सन के ऊपर, तो क्या वो इंग्रेडिएंट्स उसकी वजह से कोई इंजरी हो रही है, फिजिकल और मेंटल इंजरी। तो ये चीज उन्होंने माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया। तो आगे 490 सेक्शन पैरा नंबर 16 पे क्या बताया कि 498 में ये देखिए, अगर डिवोर्स का केस होता है उसमें क्रूरल्टी की जो ग्राउंड है वो हस्बैंड भी ले सकता है और वाइफ भी ले सकती है। तो अगर डिवोर्स का केस फाइल करते हैं तो क्रूरल्टी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि आप स्पाउस को लग रहा है कि उसके दिमाग में रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि उसकी वजह से अगर स्पाउस उसके साथ रहेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ और जो फिजिकल हेल्थ को डैमेज हो सकता है। एक ग्राउंड है क्रूरल्टी का जो दोनों के पास है, हस्बैंड के पास भी है और वाइफ के पास भी है। अगर हस्बैंड भी डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं तो वो भी क्रूरल्टी का ग्राउंड उठा सकते हैं, और जो वाइफ है वो भी फाइल करती है तो वो भी क्रूरल्टी का ग्राउंड फाइल कर सकते हैं। लेकिन इंडियन पिनल कोड में 498 का जो डेफिनेशन है वो सिर्फ जो विक्टिम स्पाउस है वो सिर्फ वाइफ को बनाया गया है, और गिल्टी हस्बैंड को बनाया गया और उसके रिलेटिव्स और डिस्टेंट रिलेटिव्स को, चाहे साथ रह रहे हो चाहे अलग रह रहे हो। तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रूरल्टी को बताया कि जो 498 का जो है वो मच हायर साइड है और देन द ऑर्डिनरी कांसेप्ट ऑफ क्रूरल्टी एप्लीकेबल अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और डिवोर्स। देखिए यही चीज बताई, कहा कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं क्रूरल्टी के जो 498 के वो काफी हायर साइड पे हैं और स्ट्रॉन्ग डिग्री पे है देन ऑर्डिनरी कांसेप्ट ऑफ क्रूरल्टी। जो मैरिज में जो डिसॉल्व की जाती है, जो डिवोर्स के केस में उठाई जाती है क्रूरल्टी के ग्राउंड से, वो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आगे बताया ना कि क्रूरल्टी कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन हैज द एक्ट्स और क्रूरल्टी शुड बी आइदर सच may cause danger to life, limb or health or grave injury to such degree that may drive a woman to commit suicide. And not only such acts conduct should be willful or intentional. Not only that acts or conduct जो है should be willful होने चाहिए और intentional होने चाहिए। तो so to the provoke the provisions of 498, the tests are of stringent nature and intention is the most essential factor. Only test that acts the conduct of cruelty should either have the strange or effect or causing grave injury to the woman or likely to drive to cause the woman to or physical or the mental health. Further conduct that is likely to drive the woman to commit suicide is much of the graver nature and the causing injury and endangering life, limb and physical and mental health. So it involves a series of the systematic, persistent and willful acts perpetual with the view to make the life of a woman so burdensome, so insupportable that she may be driven to commit suicide because of having been fed up with the marital life. देखिए माननीय कोर्ट ने बताया, उच्चतम न्यायालय ने बताया कि जो टेस्ट है इसका जो 498 के इंग्रेडिएंट्स को, ये काफी हायर साइड की तरफ होने चाहिए और इस तरह का होना चाहिए कंडक्ट कि जिसमें सीरीज ऑफ कंडक्ट्स हो, सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक कंडक्ट्स हो, विलफुल एक्ट्स हो, जिसकी वजह से वुमेन बहुत ज्यादा बर्डनसम हो, बहुत ज्यादा इनसपोर्टेबल हो जाए, जिसकी वजह से उसको लगे कि आप सुसाइड कर लेना ही ठीक है, अपनी लाइफ को जो तंग आ जाए जिंदगी से। तो इस तरह के एक्ट्स को ही बताया गया है कि ये जो 498 के जो क्रूएल्टी के जो ग्राउंड्स हैं वो इस तरह के
के होने चाहिए कि जो कि परसिस्टेंट हो, सिस्टमेटिक हो और विलफुल हो, इस तरह से। ना कि जो एक डाइवोर्स में जो ग्राउंड्स उठाए जाते हैं कि ये एक मेंटल क्रूरटी होगी, हाँ जी हरासमेंट हुई वाइफ के साथ रहने से या हस्बैंड के साथ रहने से एक हरासमेंट हुई, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और 498 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। तो ये जो एक्ट है, ये जो क्रूरटी के जो ग्राउंड है, जो क्रूरटी के जो अच्छे से एनालाइज किया माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने। अब देखिए हरासमेंट को, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार ये कहे कि वुमन लाइकली टू ड्राइव टू वुमन टू कमिट सुसाइड। एक तो एक्सप्लेनेशन ए जो पार्ट था वो तो क्रूरटी का था, एक्सप्लेनेशन जो बी पोर्शन था जो कि जो सेक्शन 498 के अंदर लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन बी जो हरासमेंट डिफाइन किया गया है, ये इसको बड़ा ध्यान से देखिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा हरासमेंट के लिए, क्योंकि सिर्फ वेग एलिगेशन लगा दी जाती है और वेग एलिगेशन के बेसिस पे ही कह दिया जाता है कि हरासमेंट हो गई है। तो यहाँ हरासमेंट की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने एनालाइज किया है, उसको एक बार जरूर देखिए। उसमें क्या बताया है, harassment is peculiar to the Indian condition and society where the evil dowry is perpetuated through customary gifts is widely prevalent and is eating the very vitals of the matrimony and tearing the family social fabric apart. अब यहाँ पर देखिए पैरा नंबर 18 पे आइए। The word harassment in ordinary sense means to torment a person. ये देखिए क्या मतलब हुआ harassment का। The word harassment in the ordinary sense means to torment a person, subjecting him or her through constant interference or intimidations. Means constant interference चाहिए और constant मतलब harassment चाहिए, मतलब intimidate करना जरूरी है, जिसकी वजह से जो पर्सन को तंग आ जाए लाइफ से, मतलब जो तंग हो जाए, torment a person हो जाए। If such tormentation is done with the view to coerce any person, in this case the wife is to do any unlawful act, in this case to meet the unlawful demand of the property or the valuable security, it amounts to harassment as contemplated under section 498A। तो कहा कि 498 के अंदर जो हरासमेंट है, अगर टॉर्मेंटेशन इस तरीके से किया जाए कि जिससे कोर्स हो वुमेन को कि वुमेन को कोर्स किया जाए कि आप एक अनलॉफुल या फिर वुमेन को अनलॉफुल एक्ट करने को कहा जाए या फिर कोई अनलॉफुल डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी मांगी जाए, तो उस हरासमेंट को डिफाइन किया गया है कि वो हरासमेंट जो होगा कॉन्टेम्पलेटेड बाय सेक्शन 498 के अंदर कैच होगा। तो अब ये इनके इंग्रेडिएंट्स हुए 498 के जो मतलब हरासमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो एसेंशियल क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें बताया गया है। वुमेन शुड बी टॉर्मेंटेड मींस tortured either physically or mental through constant interference or intimidation। तो मैंने साफ साफ बता दिया कि constant interference और intimidation होना बड़ा जरूरी है। कभी बार बार उसको दखल देना, बार बार टॉन्ट मारना, जो भी मेंटली फिजिकली हरास करना, जब तक कांस्टेंट नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा, तब तक वो चीज इंग्रेडिएंट्स हरासमेंट का नहीं माना जाएगा। वेग एलिगेशन लगा देना कि मुझे घुमाने नहीं लेके गए, या सिनेमा में टिकट जो भी मोबाइल फोन नहीं लेके दिया, या फिर कोई बात नहीं करते, सोशल इंटरेक्ट नहीं करते, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट इंटरफेरेंस और इंटिमिडेशन के अंदर नहीं मैच करती हैं। वेग एलिगेशंस लगाना, जो भी वेग एलिगेशंस लगाते हैं वो हरासमेंट की डेफिनेशन में नहीं मानेगा। पहला इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि कांस्टेंट इंटरफेरेंस और इंटिमिडेशन हो, कि रेगुलरली हो, कि एक इवेंट बता देना कि भाई ऐसे नहीं किया, मतलब ये सामान ठीक नहीं लाए, डाउरी जो वैल्यूएबल आर्टिकल्स जो हैं वो अच्छे से नहीं दिए गए या फिर खराब दिए गए। तो अगर बार बार कांस्टेंट इंटरफेरेंस किया जाएगा, कांस्टेंट इंटिमिडेट किया जाएगा, तभी हरासमेंट की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैच होंगे। सेकंड बताया, सच एक्ट शुड बी डन विद द व्यू टू प्रिव्यू और कंपेल हर to do something which she is legally or otherwise not expected to do by using force or threats। तो कहा कि ये जो एक्ट्स हैं जो किए जा रहे हैं, जो कांस्टेंट इंटिमिडेट किए जा रहे हैं, तो इससे कंपेल किया जाता है वुमेन को कि कोई भी काम है वो लीगली करे, और नॉट एक्सपेक्टेड टू डू बाय यू, जो काम वो नहीं करना चाहती लेकिन फोर्सफुली उसे काम करना पड़ रहा है, जो थ्रेट्स मिल रही है उसकी वजह से करना पड़ रहा है। अब थर्ड इंग्रेडिएंट्स ये बताया, इंटेंशन टू डू टू सब्जेक्ट द वुमेन शुड बी टू कंपेल और फोर्स हर relatives to fulfill unlawful demands for any property or the valuable securities। means जो बताया कि कांस्टेंट इंटरफेरेंस किया गया, कांस्टेंट इंटिमिडेट किया गया, उसकी जिससे इंटेंशन हो गई थी कि वुमेन जो इंटेंशन ये थी कि वुमेन जो है वो अपने फोर्स करे कि अपने रिलेटिव्स को कि जो अनलॉफुल डिमांड्स हैं, जो मांग रहे हैं प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वो आके फुलफिल करें, तो कंपेल हर टू रिलेटिव फुलफिल करें उस डिमांड्स को। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स थे वो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं हरासमेंट के। जब भी कोई ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं
जो इंग्रेडिएंट्स मैच नहीं कर रहे हैं तो हरासमेंट जो है वो कंप्लाई नहीं हो रहा है। तो पहला सबसे बड़ा ग्राउंड यही है कि कांस्टेंट इंटरफेरेंस और इंटिमिडेशन होना जरूरी है, ना कि एक दो इवेंट बता दिया कि उसकी वजह से कांस्टेंट इंटरफेरेंस इंटिमिडेट हो गया, ये चीज नहीं बताई। आप आगे बताइए क्या बताया तुमने। Only allegations against the respondent is that they do not like the clothes brought by the petitioner as a customary gift for the relatives of husband. One of the sister remarked that marriage takes place with her sister, more dowry should have been received. तो ये कहते हैं कि these allegations are tested on the anvil of the aforesaid test, जो कि जो टेस्ट बताया गया था ये ingredients का, do not make or case of either cruelty or harassment as contemplated by section 498 IPC. Non-acceptance of the gifts might have hurt the feelings and other remarks might have unlikely or inclusive, but no stretch of imagination such conduct involves the ingredients of either of 498 or 406 IPC. तो कोर्ट ने कहा, माननीय कोर्ट ने कहा कि एलिगेशंस ये कि क्लोथ्स अच्छे नहीं लेकर आए, क्लोथ्स उनको पसंद नहीं आए, या फिर कस्टमरी गुड्स अच्छे आने चाहिए थे। सिस्टर ने, लॉ ने एक रिमार्क कर दिया कि अगर किसी दूसरी सिस्टर के साथ हुई होती, उनकी जो सिस्टर के साथ शादी हुई थी, तो ज्यादा डावरी मिलती। तो कहते हैं कि ये जो एलिगेशंस हैं, अगर क्रूल्टी की टेस्ट के साथ एनालाइज किया जाए, इसको इवेल्युएट किया जाए, तो ये नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कि ये जो कंडक्ट है 498 406 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो सेटिस्फाई करते हो। तो साथ में आगे बताया कि नाइदर सच कंडक्ट और हैज इफेक्ट ऑफ ड्राइविंग द वुमन टू कमिट सुसाइड nor cause grave injury or is likely to cause danger to life, limb, or nor it does amount to the tormenting either physically or the mentally to compel her to force her the relative to fulfill the demands of the property or the valuable security. कोर्ट ने कहा कि ये सारे जो एक्ट्स बताए गए, इसकी वजह से ना तो वुमेन को ने कोई सुसाइड करने का कुछ चीज मतलब इसका कोई इफेक्ट हुआ कि वुमेन सुसाइड कर ले, या फिर कोई ग्रेव इंजरी हो जाए, या फिर कोई डेंजर हो जाए उनकी लाइफ, लिम्ब कि, और या फिर कि टॉर्मेंट किया गया कि फिजिकल मेंटली कि जिसे फोर्स किया गया अपने रिलेटिव्स को कि भाई आप इनकी मांगे पूरी कर दो, अवेलेबल सिक्योरिटी। तो कहा कि जो पिटीशन जो है वो हाईली मिसकंसीव्ड है, मींस जो वुमन ने जो पिटीशन डाली वैसे कहा कि ये बोली बहुत ज्यादा हाईली मिसकंसीव्ड है और ये टूल है टू होल्ड द इंटायर हाउस होल्ड टू द रैंसम एंड जियोप्रेडी। तो पिटीशन को डिसमिस कर दिया वुमेन ने जो पिटीशन डाली, और बाद में इन्होंने आगे भी SLP स्पेशली पिटीशन डाली थी, वो भी डिसमिस हो गई थी। तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। आप थोड़े से वो जो पॉइंट्स पे जाते हैं जो कि माननीय, उसको भी एक बार देख लेते हैं कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा क्या ग्राउंड्स बताए थे जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट को बीच में दखल करना पड़ा कि ये सब वेबिनार और जो है सेमिनार्स का पार्ट्स है और यहाँ जजमेंट्स पे नहीं लिखना चाहिए था। देखिए क्या बताया था उन्होंने माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने। तो माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि जो प्रोविजंस बनाए गए हैं 498 के, वो की गुड इंटेंशंस के साथ बनाए गए थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही खराब हो रहा है और काउंटर प्रोडक्टिव है। तो ये ग्रोइंग टेंडेंसीज हैं वुमेन की को हर फैमिली मेंबर को इम्प्लीकेट करना, रिलेटिव्स को भी इम्प्लीकेट कर देना, माइनर्स को भी, स्कूल गोइंग किड्स को भी, डिस्टेंट रिलेटिव्स को भी जो साथ रह रहे हैं या फिर दूर रह रहे हैं दूसरे शहरों में। और कई बार ऐसे भी देखा गया कि 10 से 15 लोग इम्प्लीकेट कर दिए जाते हैं रिलेटिव्स को। और एक बार 498 406 की कंप्लेंट लॉन्च हो गई, चाहे वो वेग हो, अनस्पेसिफाइड एग्जैजरेटेड एलिगेशंस हो, कोई एविडेंस नहीं है फिजिकल और मेंटल इंजरी का, तो वुमेन को मतलब जो ये एक इजी टूल बन जाएगा पुलिस के पास और क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के पास कि मतलब थ्रेट देना, हरास करना, और इसकी वजह से जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनको भागना पड़ेगा इधर से उधर और रिलेटिव्स की शरण में जाना पड़ेगा, जो तब तक उनको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिल जाती क्योंकि ऑफेंस जो है कॉजनेबल है, नॉन बेलेबल है। फिर माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं और लॉस्ट हो रही हैं, हर दिन लॉस्ट हो रही हैं डे पे। अब फिर आगे पैरा नंबर 24 में क्या बताया था, देखिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। प्रोविजंस बताया था कि इसकी वजह से एक डाइवोर्स के केसेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है कि अगर एक मेंबर अरेस्ट हो जाता है, जेल चले जाता है और कोई बेल नहीं मिलती, तो चांसेस ऑफ सैल्वेजिंग और सर्वाइविंग द मैरिज जो है वो काफी लगभग खत्म हो जाते हैं। ऑल प्रैक्टिकल पर्पस डेड हो जाती है, मैरिज एक बार डेड हो जाती है। जाहिर है ये तो कोई सही बात, इसमें तो कोई ऐसी
जो ऑब्जर्वेशन है कुछ हद तक मतलब जो बताया गया है वो क्या था, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं इस पे कि अगर किसी फैमिली मेंबर को कोई जेल हो जाए तो मैरिज जो क्या वो डेड हो जाती है। फिर आगे क्या बताया कि जो बर्डनसम इनसपोर्टेबल, कहते हैं ये लाइफ जो है एक बार केस रजिस्टर्ड हो जाए तो उसके बाद वुमेन की लाइफ काफी ज्यादा मिजरेबल हो जाती है, और क्योंकि रीमैरिज नहीं होनी आसान नहीं है कि अगर एक वुमन 498 का केस लगा देती है तो फिर डिवोर्स तो होगा ही, अगर डिवोर्स नहीं है तो डेड मैरिज हो जाएगी, उसकी वजह से लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल हो जाती है और रीमैरिज नहीं हो पाती है। और कहते हैं वंस बिटन इज ट्वाइस स्केयर्ड, कि एक बार ये तो ये इडियम है। अब ये देखिए आगे क्या बताया, वुमेन लैकिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस स्टार्ट फीलिंग बर्डन ओवर द पेरेंट्स एंड द ब्रदर, result is that major of the bulk of the marriage die in their infancy, some other in a few years. The marriage ends in as soon as the complaint is lodged and is causes is taken by the police. कहते हैं एक दो वुमन कंप्लेंट डाल दे तो मैरिज लगभग डेड हो जाती है और पुलिस ने एक बार एक्शन ले लिया। तो आगे बताया कि ये पैरा नंबर 25 पे था। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, क्या लिखते हैं कि आगे बताया कि क्रूरटी, डिसेशन, अडल्ट्री ग्राउंड्स एंड डिवोर्स का जो कि सिविल कोर्ट्स में है। नाउ तो पुलिस और लोअर फंक्शनरीज जो हैं वो डिसीजन ले रही हैं, वो खुद ही कंक्लूड कर रही हैं कि हरासमेंट जो है जो सफिशिएंट है कि मतलब रिलेटिव्स को और इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को, जो कि सच वाज नाइदर इंटेंशन नॉट द ऑब्जेक्टिव। कहते हैं और ना तो ये लेजिस्लेशन का काम था कि ये सारी लोअर फंक्शनरीज को देखना कि हरासमेंट जो हुई है कि नहीं हुई है, और जिसकी वजह से वो सारे रिलेटिव्स और स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को जेल में डाल देती हैं। तो ये सब पुलिस के पास एक वेपन, एक तरह की कमेंट्री लिखी थी कि एक जो अगर कंप्लेंट के आधार पे जितने भी रिलेटिव्स और स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को जेल में डाल देती है। तो कहा था कि ये इंटेंशन नहीं थी ये रजिस्ट्रेशन की कि ऐसे घर के दूसरे लोगों को भी जेल में डाला जाए। तो ये हो सकता है इस पोर्शन के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा चिंता व्यक्त की कि इस जजमेंट में ऐसा क्यों मेंशन किया गया है। आगे फिर पैरा नंबर 27 में बताया था कि यही बताया कि रेमेडीज जो है वो उससे भी ज्यादा खराब हैं कि, और क्योंकि मतलब जो लॉज जो बने हैं डिकेड्स के लिए और थाउजेंड्स ऑफ सैक्रिफाइस प्रोविजंस हैं, ये साल लिखा कि थाउजेंड्स ऑफ डिवोर्स केसेस राइज हो रहे हैं फ्रॉम द जो 498 406 के जो केसेस है पेंडिंग है कोर्ट्स में। तो मोर नंबर ऑफ द मैरिजेस आर इन द लिम्बो। तो फिर कहते हैं एक तरह की क्या सोशल कैटास्ट्रॉफिक नहीं है क्या ये। तो फिर ये बताया कि सोशल साइंटिस्ट, लॉ मेकर्स, जजेस, स्टर्नर प्रोविजंस have failed to make any dent। तो मीनिंग्स ऑफ इविल डाउरी जो है वो अभी तक लूम कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने पवन कुमार का कोई केस था स्ट्रिंजेंट मेजर्स के बाद सेक्शन जो है वो अभी भी प्रिवेल कर रहा है, जिसने स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस होने के बाद भी ये जो है प्रोविजंस प्रिवेल कर रहा है। तो तो फिर आगे देखिए, फिर आगे लंबी जजमेंट है, थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या लिखा था। कोर्ट ने कहा था कि 498 406 को बेलेबल, हाँ देखिए अब यहाँ पे अपनी कमेंट्री दी थी उन्होंने, मतलब ऑब्जर्वेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि मैरिटल ऑफेंसिव 498 406 को बेलेबल बना देना चाहिए अगर कोई फिजिकल इंजरी या इन्फ्लिक्टेड इंजरी नहीं हुई है, और उसे वो उसको कंपाउंडेबल बना देना चाहिए। कंपाउंडेबल मतलब कि अगर वुमन कंप्लेंट लेना चाहे, जिस समझौता हो जाए तो उसे कंपाउंडेबल ले लेना चाहिए। अगर पार्टी डिसाइड करती है कि सेटल देयर डिस्प्यूट्स एमिकेबली, मतलब आपस में डिस्प्यूट सेटल कर लेती है और मैरिज को म्यूचुअल डिवोर्स से खत्म कर देती है, तो ये ऑफेंसेस जो हैं आगे तक नहीं बढ़ने चाहिए कि एक बार मैरिटल लाइफ खत्म हो जाए। तो ये पास्ट should not haunt them or not hatch them they are buried, allowed to dug up to merit their presence of the future married lives। तो आगे देखिए आगे क्या बताया उन्होंने। फिर लास्टली के साथ में बताया कि ये चीज बताए कि अगर कोई लास्टली इन सच ऑफेंसेस टू अवॉइड कल्वीनेस इन द ह्यूमन रिलेशंस, ये बताया कि सिविल अथॉरिटीज लाइक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैव फाइंडिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस कॉजनेस शुड बी टेकन टिल सच अ मैकेनिज्म इज इवॉल्व्ड। कहते हैं एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि नो पुलिस ऑफिसर जो कि एसीपी के रैंक से नीचे का हो, जो कि सेक्शन 498 406 को डील कर सके, और डीसीपी लेवल का ऑफिसर हो जिसमें 304 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं डॉरी दत्त हैं, और जिसमें स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का भी नाम डाल दिया गया। शुड नॉट बी अटेस्टेड एंड सेंड टू द कोर्ट। टेस्टेड लिखा हुआ वर्ड, इसे आप इसलिए कंफर्म कीजिए आप ना, जब जजमेंट को सर्टिफाई कॉपी लीजिए
और इसको एक बार इंग्रेडिएंट्स को क्रॉस चेक कीजिए कि क्या इसके वर्डिंग्स प्रॉपर्ली लिखे हैं। और फिर यहाँ पे लिखा है देयर अरेस्ट रूइन, लिखा कि देयर फ्यूचर लाइफ एंड लोअर देन इन देयर सेल्फ एस्टीम दीज कोर्ट्स व्हाइल डीलिंग विद द बेल एप्लीकेशन एंड द प्रोसिक्यूशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर द फैक्ट दैट देयर नेम्स आल्सो फिगर्ड इन द कंप्लेंट lodged by the way. In such cases, even grandparents of the husband who are in the 80s and 90s are in the traumatic situation. तो कोर्ट ने ये बताया कि या अगर जब बेल लेने के लिए भी जाना पड़ता है उन लोगों को जो जो अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को अरेस्ट कर लिया जाए तो उनकी लाइफ डैमेज हो जाती है। और साथ में बताया कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो 80s 90s में, वो भी ट्रॉमेटिक कंडीशन में फेस करते हैं। तो साथ में ये बताया कि ये ग्रोइंग टेंडेंसीज हैं, केसेस जो फाइल हो रहे हैं उसमें ग्रोइंग टेंडेंसीज हैं, इन्फ्लेटेड और एग्जैजरेटेड एलिगेशंस डाली जा रही हैं और रोप किया जा रहा है एवरी रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड को, जिसकी वजह से ये एक बार्गेनिंग और ब्लैकमेलिंग का टूल बन गया है। तो ये ग्राउंड्स, ये सारे पैराग्राफिक में लिखा। उसने कहा कि ये कोर्ट जो ग्राउंड रियलिटीज ये है कि अथॉरिटीज और लॉ मेकर्स को रिव्यू करे इस लीगल सिचुएशन को, और एक कॉपी, कहा कि ये जो कॉपी ऑफ जजमेंट है वो लीगल सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया के पास भेज दी जाए। तो देखिए ये ऑब्जर्वेशंस थी 23 पैरा नंबर से लेकर 32 पैराग्राफ की, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस दी इस जजमेंट के ऊपर। लेकिन आप इस जो पैराग्राफ 19 है ये काफी हेल्पफुल है क्वेश्चन के लिए, इसके ऊपर आप ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन का जो हरासमेंट की डेफिनेशन है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने काफी अच्छे से डिफाइन किया है इसको, और ये जजमेंट काफी हेल्पफुल है। अगर ये अगर प्रीलिमिनरी स्टेज पे है या एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है या फिर चार्जशीट फाइल हो गई है, तो ये जजमेंट काफी हेल्पफुल हो सकती है क्वेश्चन के लिए 458 406 के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के समय समय पर वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।